गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चरण। पहले मैं आपको संज्ञा पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको सर्वनाम पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सर्वनाम होता क्या है, सर्वनाम की परिभाषा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा पढ़ते हैं। ये सर्वनाम होता क्या है, सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा ये होती है, आप हमेशा ये पढ़ते आए होंगे कि ये हमेशा संज्ञा के स्थान पे आने वाला शब्द, ठीक है, क्या होता है, सर्वनाम होता है। ये देखिए, परिभाषा अपनी भाषा में लिखा जा रहा है, ठीक है। तो ये सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा की जगह पर आता है और उसकी पुनरावृत्ति को रोकता है, उसकी पुनरावृत्ति को रोकता है और वाक्य की शोभा बढ़ाता है, वाक्य की शोभा बढ़ाता है। ठीक है। अब सर्वनाम, अब ये तो समझ में, संज्ञा पढ़े हैं तो संज्ञा में क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसी तरह यह वह शब्द है, यह मतलब यानी कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम की जगह पर, यानी कि यह वह शब्द है या यह वह शब्द होता है, या लिख सकते हैं, या किसी व्यक्ति, यह वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम यानी जो संज्ञा होता है उसकी जगह पे जो शब्द आता है वो सर्वनाम होता है। यानी कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को भी रोकता है, ठीक है। बार बार जो संज्ञा आता है उसकी पुनरावृत्ति को भी ये रोकता है और वाक्य की शोभा बढ़ाता है, और उसी जब पुनरावृत्ति को रोकता है तो वाक्य की शोभा को बढ़ाता है। अब आप ये सोचते होंगे कि ये वाक्य की शोभा कैसे बढ़ाता है, ठीक है ना। तो आप उदाहरण से समझ लीजिए कि कैसे। एक उदाहरण है, राम कल बाजार जाएगा और राम फल, कल बाजार जाएगा और राम फल खरीद कर लाएगा और राम फल को खाएगा भी, राम फल को खाएगा। देखिए, अब आप ये सोचना है कि आपको वाक्य की शोभा कैसे बढ़ाता है। तो आपको पहले ये समझाते हैं हम कि देखिए, सबसे पहले तो बात, यह वह शब्द होता है, सर्वनाम वह शब्द होता है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, यह वह शब्द की जगह पे ये भी हो सकता है, सर्वनाम वह शब्द होता है, सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा की जगह पर आता है और उसकी पुनरावृत्ति को रोकता है और वाक्य की शोभा बढ़ाता है। जैसे राम कल बाजार जाएगा, ठीक है, और राम फल खरीद कर लाएगा और राम फल को खाएगा। बार बार एक ही बार, राम बाजार जाएगा, राम फल खरीद कर लाएगा और राम फल को खाएगा। तो बार बार संज्ञा की यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है क्योंकि राम जो है ये क्या है, ये राम जो है संज्ञा है और बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो कैसा लग रहा है ये बार बार। अगर इसी को हम इस राम की जगह पे हम सर्वनाम रख देते हैं और इसकी पुनरावृत्ति को रोक देते हैं तो क्या वाक्य की शोभा बढ़ जाएगा। हाँ, कैसे, आप ये भी कह सकते हैं, राम कल बाजार जाएगा और वह फल खरीद कर लाएगा और वह फल खरीद कर लाएगा
और वह फल को खाएगा। और वो फल को खाएगा। अब देखिए, एक बार राम आया, दो बार राम आया, तीन बार राम आया, यानी संज्ञा की पुनरावृत्ति 3 बार हुई। हम उसी को क्या करते हैं, सर्वनाम में परिवर्तित करने के लिए राम कल बाजार जाएगा, उस राम की जगह दोबारा हम यहाँ पे राम की जगह पे वह लिख देते हैं, और फिर तीसरे वाक्य में भी हम वह लिख देते हैं। ये क्या हो गया, ये संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर और इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल किया गया, सर्वनाम। यही हो गया आपका वह जो हो गया, ये वह जो हो गया, ये हो गया आपका सर्वनाम। ठीक है ना। तो ये वाक्य की शोभा बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता। बार बार हम संज्ञा का इस्तेमाल करते हैं तो वो अच्छा नहीं लग रहा था वाक्य। उसी वाक्य को हम संज्ञा हटाकर उसकी जगह सर्वनाम इस्तेमाल कर दिया गया, तो वो क्या हो गया, वाक्य की शोभा बढ़ा दी गई। तो ये सर्वनाम की परिभाषा देखिए, फिर से एक बार और समझाते हैं। सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा की जगह पर आता है और उसकी पुनरावृत्ति को, यानी कि बार बार जो संज्ञा आता है उसकी पुनरावृत्ति को रोकता है, वही, और वाक्य की जो शोभा बढ़ाता है वही सर्वनाम होता है। जैसे राम कल बाजार जाएगा, राम फल खरीद कर लाएगा और राम फल को खाएगा। बार बार राम राम राम, ये अच्छा नहीं था। हम उस राम की जगह पे यहाँ वह लिख दिए तो क्या हो गया, सर्वनाम लिख दिए। तो ये थी आपकी सर्वनाम की परिभाषा। तो आपको ये समझ में आ गया कि हमेशा ये बस ट्रिक है, ध्यान रखिए कि जो सर्वनाम की जगह पे जो शब्द इस्तेमाल होता है वो जो संज्ञा की जगह पे जो शब्द इस्तेमाल होता है वही सर्वनाम होता है। ठीक है ना। तो ये आपका सर्वनाम की परिभाषा थी। अब सर्वनाम के भेद। देखिए, सर्वनाम के 2 भेद के रूप में हम करेंगे। अभी देखिए, ऐसे एक उत्पत्ति के आधार पे, इसी को रूप के आधार पे भी बोलते हैं। उत्पत्ति के आधार पे और रूप के आधार। दूसरा होता है प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पर, ठीक है ना। अब इसी को व्याकरण के आधार पे बोलते हैं। और उत्पत्ति के आधार में ये 2 तरह से, एक मूल आधार, एक यौगिक आधार। ठीक है ना, एक मूल और यौगिक आधार। ऐसे अगर हम पूछेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तब आप बोलेंगे 2। कितना बोलेंगे, 2। कौन कौन से, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे कितने भेद होते हैं, या रूप के आधार पे मूल और यौगिक, और प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, 6। ठीक है ना। पहला होता है पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। ठीक है। अब उत्पत्ति के आधार पे मूल आधार और यौगिक आधार। ठीक है। अब होता है मूल आधार में आपके जो शब्द होते हैं, कौन कौन सा था, 11। कौन कौन सा, कितने होते हैं सर्वनाम, 11 आपके। होता है मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ।
ये जो होते हैं आपके मूल आधार में, यानी कि उत्पत्ति के आधार पे दो तरह के सर्वनाम होते हैं, एक मूल और एक यौगिक। मूल सर्वनाम में आपके मूल आधार में कितने होते हैं सर्वनाम? 11। और यौगिक आधार में इन्हीं मूल सर्वनाम से इनको बनाया जाता है। देखिए, मूल का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जिससे हम उसको बनाया जाता है। मूल चीज़ कहा जाता है ना कि कोई भी चीज़ आपकी मूल चीज़ होती है, उसी से वो चीज़ बनाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए वर्ड है, अगर क वर्ड है, ये क क्या है? अक्षर है इसी को। ठीक है, अब इसको हम क अक्षर से अगर कमल शब्द बनाएंगे तो ठीक है, एक अक्षर अ एक अक्षर ओ, ये कमल हो गया। तो ये मूल शब्द से, इन तीनों मूल शब्द से हम क्या बनाए हैं? कमल। तो वैसे ही ये मूल शब्द से जो शब्द बनाया जाएगा, ठीक है, उनसे वो यौगिक शब्द होता है। मूल शब्द से जो शब्द हम बनाते हैं वो यौगिक शब्द होता है। आपके मूल जो होते हैं, ठीक है, मूल सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। और यही मूल सर्वनाम, ठीक है, यही मूल सर्वनाम आपके इसमें प्रयोग के आधार पे 6 में आपके सब में आते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। किसमें कौन कौन सा आता है? ये होता है मैं से। देखिए, यौगिक अगर बनाते हैं मैं से, यौगिक शब्द कैसे बनाते हैं? अब ये सोचेंगे आप, यौगिक सर्वनाम कैसे हम बनाएंगे? तो यौगिक सर्वनाम बनाने के लिए जो मूल सर्वनाम है, इसका लिंग वचन कारक में परिवर्तन होता है। ठीक है ना, मूल सर्वनाम में नहीं कोई परिवर्तन है, मैं का मैं होता है, लेकिन इसी मैं को जब यौगिक में परिवर्तन करते हैं तो उसका लिंग भी, वचन भी, कारक भी और परिवर्तन। जैसे मैं का क्या हो जाएगा? अगर मैं का हम यौगिक में बदलेंगे तो इसका वचन अगर बदलेंगे तो हम, हमारा, ठीक है ना, मैंने, मेरी, मेरा, इस तरह से यौगिक में बनाते हैं। अब इसे देखिए, मैं का मैं एक वचन हो गया, हम क्या हो गया? हमारा क्या हो गया? बहुवचन हो गया। मैंने क्या हो गया? एक भी एक वचन हो गया। मेरी क्या, इसमें लिंग परिवर्तन हो गया, मेरी स्त्रीलिंग हो गया। मेरा क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। तो ये क्या हो गया? यौगिक शब्द जब बनाया जाता है तो हमेशा इसके लिंग वचन कारक में और परिवर्तन होता है। और इसी, लेकिन इन्हीं मूल शब्द से, जो आपके 11 मूल शब्द हैं, इन्हीं 11 मूल शब्द से यौगिक शब्द बनाया जाता है। अब इसके बाद है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अभी जब एग्जाम में आपके पूछा जाता है तो एग्जाम में देखिए आपको कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम जो पूछते हैं ये तो आपको पता है, ठीक है। तो आपको बचपन से पढ़ रहे हैं कि संज्ञा की जगह पे जो शब्द आते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो ये, लेकिन अब अगर ये केवल सर्वनाम के भेद पूछता है, सिर्फ अगर सर्वनाम के भेद पूछेगा तो आप 2 बता सकते हैं। 2 बोलेंगे, कौन सा? उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। फिर उसमें अगर आप बोलेंगे उत्पत्ति के आधार पे तो मूल आधार और यौगिक, मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। इसको, इस मूल सर्वनाम में अगर पूछा जाएगा आपको कितने सर्वनाम होते हैं तो यौगिक सर्वनाम, सॉरी, मूल सर्वनाम में कितने होते हैं आपके? 11 होते हैं, ठीक है ना। और इस मूल सर्वनाम से यौगिक सर्वनाम बनाया जाता है, ठीक है, उसको परिवर्तन करके उसको बनाया जाता है। फिर इसी तरह से अगर आपको फिर पूछेगा, अगर पूछता है, अगर ये भी कभी कभी ऐसा भी आता है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, ये अगर पूछ दे कि किस सर्वनाम में आता है, किस आधार पे आता है, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि प्रयोग के आधार पे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ज़्यादातर यही क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं कि प्रयोग के आधार पे, या अब लोग यही के जानते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के बस यही भेद समझ जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन केवल सर्वनाम के भेद में ये नहीं आता है। सर्वनाम के भेद में 2 आते हैं, ठीक है ना, उत्पत्ति के आधार पे, प्रयोग के आधार पे। लेकिन उत्पत्ति के आधार पे 2 आता है, मूल और यौगिक। इसी मूल को मौलिक भी कहते हैं, इसी मूल को मौलिक भी कहते हैं, यौगिक। और इनको हम, और जब प्रयोग के आधार पे, इसी को व्याकरण के व्याकरणिक आधार पे भी बोलते हैं, 6 होते हैं, जिनको हमेशा हम पढ़ते हैं, हमेशा एग्जाम्स में और बुक्स में हमेशा हर जगह यही ज़्यादातर दिया रहता है। कौन सा? यही 6 भेद। अब इन 6 भेद को हम पढ़ते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो
तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये सोचिए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। पुरुषवाचक का मतलब आप ये सोचेंगे पुरुष दिया है तो पुरुष से मतलब नहीं। पुरुषवाचक सर्वनाम से पुरुष से नहीं मतलब है, इसका मतलब होता है व्यक्ति। इस पुरुष से मतलब होता है व्यक्ति या फिर प्राणी। व्यक्ति बोलो या प्राणी बोलो, बात एक ही है। किसी व्यक्ति या प्राणी, इसकी परिभाषा यही होगी कि जिस वाक्य में प्राणी का बोध होता है, वहां पुरुषवाचक होता है। आपको एक उदाहरण से समझ में आएगा, क्योंकि ये जो आपके परिभाषा है ये आपके बोलचाल की भाषा के अनुसार लिखा जा रहा है, न कि किताबी भाषा के अनुसार। किताब में भाषा परिभाषा रहती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ के का बोध होता है, ठीक है। वही होगा भी बट लेकिन हम आपको किताबी भाषा के अनुसार नहीं, आपकी बोलचाल की भाषा के अनुसार, ताकि आपको अच्छे से समझ में आया कि पुरुष का मतलब ही होता है वाक्य, प्राणी से मतलब होता है वहाँ पुरुषवाचक होता है। अब इसमें देखिए इसका भेद है। अब पुरुषवाचक का भी भेद होता है। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसमें देखिए पुरुषवाचक में कौन कौन सा आएगा सर्वनाम, ये याद रखना जरूरी है। मैं, तुम, आप, यह, वह। ये आपको याद रखना होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम में ये 5 आपके सर्वनाम आते हैं: मैं, तुम, आप, यह, वह, ठीक है ना। मैं, तुम, आप, यह, वह, ये आपके क्या होते हैं, पुरुषवाचक में आते हैं। अब पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष।